डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जयदीप है और मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक स्टेट फ्लोरिडा का रहने वाला हूं। इस समय मेरी उम्र 13 साल है और मैं स्कूल में पढ़ता हूं। आपको जो कहानी मैं सुनाने वाला हूं वो घटना मेरे साथ घटी थी और इतनी भयानक घटना कि मैं किसी को बता तक नहीं सकता। बात कुछ महीनों पहले की है। मेरे पिता हमेशा मुझे कहा करते थे कि हम नया घर जल्द ही खरीद लेंगे, क्योंकि हम पिछले 10 सालों से एक किराए के मकान में रह रहे थे। मेरे पिता की जॉब तो अच्छी थी, लेकिन फिर भी हमारे पास बजट नहीं था। नया घर खरीदने के लिए हमें कुछ समय इंतजार करना पड़ा और ये समय बीतते बीतते 10 साल गुजर चुके थे। लेकिन मेरे पिता ने जैसे वादा किया था, हम एक अच्छा घर खरीदेंगे और घर बनाना एक सपना होता है। हमारे घर में बड़ा सा लॉन होगा, बड़ा सा बैकयार्ड होगा और हो सकता है बैकयार्ड में एक छोटा सा पूल भी मिल जाए। फिर क्या था, कई महीनों तक मेरे पिता और मेरी माँ ढूंढने के लिए जाते ऐसा घर हमारे इस शहर में, और आखिरकार अब उन्होंने एक ऐसा घर ढूंढ निकाला था। लेकिन मुझे इसके बारे में नहीं बताया। एक दिन गाड़ी में बैठकर हम बाहर घूमने के लिए जा रहे थे। मुझे तो ऐसा ही बताया गया था, लेकिन ये मेरी माँ बता नहीं रही थी हम जा कहाँ रहे हैं। बस सरप्राइज है, सरप्राइज है। और एक घर के आगे लाकर जब मुझे गाड़ी से बाहर निकाला गया, मैं सोचता रह गया, अरे हम यहाँ पर क्यों आए हैं माँ? यहाँ तो कोई मॉल भी नहीं है, कोई गेमिंग जोन भी नहीं है, मुझे गेम्स खेलनी है ना। मेरी माँ ने कहा, ये देखो यहाँ पर तुम गेम्स खेला करोगे, अब से ये हमारा घर है, हमने इस घर को खरीदा है। तब दोबारा मैंने उस घर को देखा था। उस घर को देखते ही मेरी आंखें चमक गईं। आगे बड़ा सा गार्डन बना हुआ था, लॉन बना हुआ था, जहां मैं छलांगे लगाए जा रहा था। काफी ज्यादा फूल लगे हुए थे। उसके बाद माँ ने कहा, बाहर ही रहना है या अंदर घर भी देखना है। उसके बाद मैं घर अंदर से देखने के लिए पूरी तरह से तैयार था। 2 मंजिला हमारा वो मकान, जिसमें 5 कमरे थे। देखता गया, मैं देखता गया, और उसके बाद मैंने माँ को कहा था, माँ ये वाला बड़ा कमरा अब से मेरा। माँ ने कहा, हमने भी इसी का चुनाव किया है, अब तुम्हें इसी कमरे में रहना होगा। सामान हमारे पास ज़्यादा है तो बाकी कमरों में हम सामान रखवा देंगे और धीरे धीरे अच्छा फर्नीचर हम लेते रहेंगे, ठीक है ना? मैंने कहा ठीक है। फिर मेरे पिता ने कहा, तुम्हें एक और नई चीज़ दिखाऊं? मैंने कहा जी। मेरे पिता मुझे लेकर गए बैकयार्ड में, और वहाँ पर एक छोटा सा पूल भी बना हुआ था। फिर क्या था, मैंने कपड़े बदले ही नहीं, ना उतारे, सीधा पूल में छलांग लगा दी। और मुझे देखकर मेरी माँ और मेरे पिता बहुत ज्यादा हंस रहे थे। इससे ज्यादा खुशी मुझे पहले कभी नहीं मिली थी। अब से ये हमारा घर, कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, जैसे रहना है यहाँ पर हम रहेंगे। शाम का वक्त कैसे हो गया पता ही नहीं लगा। अपने नए घर में नई नई चीजें देखते देखते शाम हो चुकी थी। जल्दी ही हमने डिनर कर लिया, लेकिन मेरी माँ और मेरे पिता अलग अलग कमरों को सजाने में लगे हुए थे। भले ही कमरे ज़्यादा थे हमारे पास, लेकिन सामान भी तो बहुत ज़्यादा था। बाकी कमरों में ऐसे ही रखा हुआ था, और मेरा फेवरेट बेड आखिरकार ऊपर वाले उस कमरे में लगा दिया गया। फिर रात के वक्त उस बेड पर लेटे हुए मुझे पता था आज अच्छे अच्छे सपने आने वाले हैं, और इतना बड़ा कमरा सिर्फ मेरा। वाह, मज़ा आ जाएगा। यहाँ पर मैं एक तरफ स्क्रीन लगाऊंगा वीडियो गेम्स खेलने के लिए, और मेरे दोस्त भी तो मेरे घर आया करेंगे ना, तो यहाँ पर कुर्सियाँ लगाऊंगा। ये सब मैं सोचे जा रहा था। धीरे धीरे वक्त 11 बजे का हो गया और मुझे नींद आई ही नहीं। खुशी इतनी ज़्यादा चढ़ी हुई थी कि नींद गायब हो चुकी थी। और अचानक मुझे एक आवाज़ आई। ये आवाज़ थी खरोंचने की। मैं देखने लगा, यहाँ खरोंचने की आवाज़ किस तरफ से आ रही है। ऐसा तो नहीं मेरे माँ बाप
दरवाजे के बाहर हैं और कुछ लगा रहे हैं, लेकिन ये खरोंचने की आवाज़ से मुझे नींद नहीं आएगी। एक बार अपने पिता को जाकर कहता हूँ, पिताजी ये काम सुबह कर लीजिए ना। मैं अपने कमरे से बाहर निकला ये देखने के लिए, लेकिन कमरे से बाहर ना तो मेरे पिता थे ना मेरी माँ थी। मैं देखता रह गया इधर उधर, लेकिन कहीं पर भी वो नजर नहीं आए। जब मैं नीचे उतरा, नीचे भी काफी सामान ऐसे ही पड़ा था, लेकिन मैंने अपनी माँ को बेडरूम में बेड पर लेटे हुए देखा। मेरे माँ बाप सो चुके थे। फिर मैं अपने बेडरूम में दोबारा आ गया। आखिर ये खरोंचने की आवाज़ किस तरफ से आ रही थी? मेरे माँ बाप तो बेडरूम में ही हैं और हमारे सिवा घर में और कोई तो मौजूद नहीं है। फिर से मैं बेड पर जाकर लेट गया और फिर से आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खरोंच रहा है। यहाँ पर हर तरफ लकड़ी लगी हुई है, दीवारें भी लकड़ी की हैं, जबकि फर्श भी लकड़ी का है और छत भी लकड़ी की। और जो आवाज़ें आ रही थीं वो ऐसी ही थीं जैसे लकड़ी को खरोंचा जा रहा हो, या तो चाकू से या किसी धातु वाली चीज़ से। लेकिन ये आवाज़ मुझे परेशान कर रही है। कहाँ से आ रही है ये आवाज़? ये जानने के लिए एक बार मैं बेड से उठा, इधर उधर झांकता चला गया। लेकिन कमाल की बात थी, जैसे ही मैं बेड से उठता वो आवाज़ आना बंद हो जाती। दोबारा मैं बेड पर लेटता, थोड़ी थोड़ी आवाज़ आने लगती। मुझे लगने लगा ये आवाज़ जहाँ से भी आ रही है, शायद इस जगह ज़्यादा आ रही है कि मैं बेड पर लेटूंगा तो आवाज़ आएगी। यकीनन ये छत से आ रही होगी। छत पर कुछ ना कुछ तो होगा जो आवाज़ कर रहा होगा। मैं खड़ा हो गया। खड़ा होकर मैं ऊपर से सुनना चाहता था। पास में पड़ा वो डंडा मैंने छत पर मारा। मुझे लगा कोई बिल्ली होगी जो छत को खरोंच रही होगी, लेकिन ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। ये आवाज़ बेड के नीचे से आ रही थी। जब यह बात मेरे दिमाग में आई, अचानक डर लगने लगा, क्योंकि मेरी उम्र के जितने भी बच्चे हैं सब कहते हैं बच्चों के बेड के नीचे भूत होते हैं। फिर क्या था, यह बात दिमाग में आई। मैं डर गया। जल्दी से कंबल मैंने अपने मुंह के ऊपर लिया और मैं थोड़ा सा ठिठुरता गया। ठंड लगने लगी थी, डर लगने लगा था। मुझे ऐसा लगने लगा था मेरे बेड के नीचे कोई ना कोई तो मौजूद है। और वो खरोंचने की आवाज़ धीरे धीरे टक टक टैप की आवाज़ में बदल गई। कोई था जो बेड को नीचे से टैप कर रहा था और मुझ में हिम्मत नहीं थी बेड के नीचे देखने की। मैं ऐसे ही उसी कंबल में मुंह अंदर की तरफ घुसाए हुए धीरे धीरे आवाज़ कम हुई। मैं डरता गया और मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। ऐसे डरते डरते भी नींद आ जाती है, मैं जान नहीं पाया था। अमूमन दिन के वक्त अपने दोस्तों के साथ जब कहानियां सुना करता था तब मुझे डर लगता था और तब मैं सोता नहीं था। लेकिन रात के वक्त पहली बार ऐसा कुछ हुआ था और मुझे नींद आ गई थी। सुबह उठा तो मुझे ये सब याद भी नहीं था, लेकिन ब्रश करने के लिए जैसे ही मैं बाथरूम में गया, अचानक ये ख्याल मेरे दिमाग में आए और मैं घबरा गया। लेकिन धूप में वैसा डर नहीं लगता जैसा अंधेरे में लगता है। इसीलिए जल्दी से मैंने बेड के नीचे देखा और बेड के नीचे कुछ नहीं था। मैं बेड के नीचे घुस ही चुका था। छत को देखा, नीचे से फर्श को देखा। ना कोई खरोंच के निशान थे और ना ही वहां पर कोई छिपा हुआ था। ना ऐसी कोई जगह थी जहां पर बिल्ली, कुत्ता या कोई जानवर जैसे कि रकून छिप सके। ये बात मैंने अपनी माँ को बताई और मेरी माँ कह रही थी, रात को भूतों की कहानियां मत सुना करो। तुम्हारे पास ऐसी नॉवेल्स है ना, ऐसी कॉमिक्स बुक्स है ना जिसमें ऐसी भूतों की कहानियां होती हैं, उन्हें रात में मत पढ़ा करो। मैंने कहा, माँ ऐसी बात नहीं है, सच में कुछ था। और मेरे पिता ने डांटा कि अब से कोई भी ऐसी कॉमिक्स घर में नहीं आएंगी। अगली रात जब मैं ये सोच सोच कर पूरा दिन घबराता रहा था, रात तो आनी ही थी और मुझे उस कमरे में अकेले सोना भी था। अपने बेड पर लेटे हुए नीचे से आ रही हल्की हल्की आवाज ने शुरू में मुझे डराया और जल्द ही वो आवाज टैप की आवाज में बदल गई, जैसे कोई नीचे से मेरे बेड के ऊपर हाथ मार रहा हो। उसके बाद जब एक आवाज आई ना, जयदीप, मेरा नाम पुकारा गया था। किसी ने मेरा नाम पुकारा और पहले मुझे लग रहा था ये रकून हो सकता है जो मुझे काट सकता है, लेकिन अब तो ये साफ हो गया। जानवर,
नाम नहीं पुकार सकते, भूत नाम पुकारते हैं। तो मेरे बेड के नीचे कोई भूत है जो मेरा नाम पुकार रहा है। सांसें रुक रही थी, दिल की धड़कन सुनाई देने लगी थी, क्योंकि इतनी तेज थी दिल की धड़कन, और बेड से उठने का मन नहीं कर रहा। बेड से उठूंगा, ऐसा ना हो नीचे से वो भूत मेरी टांग पकड़ ले। और फिल्मों में ऐसा ही होता है ना, भूत जब बेड के नीचे खींच लेते हैं फिर मार डालते हैं। क्या करूं, नीचे की तरफ मैं अपनी बाजू अपनी टांग को लटका भी नहीं सकता। और दूसरी बार फिर से आवाज आई, जयदीप, जयदीप देखो मुझे। मैं इस आवाज का जवाब क्या देता, कोई बेड के नीचे था। मैंने तब ध्यान दिया मेरा दरवाजा थोड़ा सा खुला है, यानी मैं भाग सकता हूं। मैंने बेड से छलांग लगाई, भागा मैं चीखता चीखता नीचे पहुंचा, और मेरे माँ बाप भी अपने कमरे से बाहर आ चुके थे। कह रहे, क्या हुआ, तुम इस तरह डरते हुए क्यों आए हो? मैंने कहा, मेरे बेड के नीचे कोई है, कोई तो है जो मेरा नाम पुकार रहा था। मेरे पिता भागते हुए बेडरूम में गए, साथ में मैं अपनी मां के साथ था। पूरे कमरे को खंगाला, बेड के नीचे देखा, कुछ नहीं था। ना खिड़की खुली थी कि कोई बाहर जा सके या बाहर से अंदर आ सके। इसके बाद मेरे पिता ने मुझे बहुत ज्यादा डांटा कि यहां तो कोई नहीं है, तुम भूतिया फिल्में देखते हो, ये सब करते हो, इसीलिए तुम्हें डर लगता है। मेरी मां ने भी मुझे डांटा था, फिर से मुझे बेडरूम में भेज दिया। मैं अकेला था और दरवाजा भी लॉक हो चुका था। मैं डरता गया, अब मैं क्या करता। मेरे पिता का मानना था हम जिस चीज से डरते हैं उसका मुकाबला करना चाहिए, लेकिन मैं 13 साल का बच्चा था और मुझे यकीन था बेड के नीचे भूत ही है। जब मैं बेड पर लेटा हुआ, कुछ समय बाद फिर से आवाज आई, जयदीप, जयदीप। बस फिर क्या था, सिट्टी पिट्टी गुल हो गई मेरी। लेकिन अपने पिता की बातें मुझे याद थीं, अपने डर का मुकाबला करो, दोबारा वो डर तुम्हें डरा नहीं सकता। मैंने नीचे झांक कर देखा और मुझे लग रहा था नीचे कुछ नहीं होगा। मेरे दिमाग के सारे भ्रम हैं। पिता कहते हैं ना, भूत प्रेत नहीं होते, तो ये नहीं होते। हमें डर लगने लगता है तो हमारा दिमाग अपने आप चलता है, चीजें हमें अपने आप नजर आती हैं। तो बेड के नीचे जब मैंने झांका, मुझे लाल आंखें नजर आईं, चमकती हुई लाल आंखें। बेड के नीचे कोई तो था। मैं ऊपर आ गया और चीख नहीं सकता था, क्योंकि मेरे पिता बात नहीं मानते। ये पक्का कोई भूत है, लाल आंखों वाला, और अब ये मुझे डराएगा, और हो सकता है मेरे माता पिता से मेरा झगड़ा हो जाए, और ऐसा ना हो मुझे सजा मिले। तो मैं इससे डरूंगा नहीं, मुकाबला करूंगा। फिर से आवाज आई, जयदीप, जयदीप। और मैंने जवाब दिया, भाड़ में जा, भाड़ में जा, मुझे क्यों बुला रहा है, भाग जा यहां से, भाग जा यहां से। इसके बाद नीचे से कोई आवाज नहीं आई, लेकिन फिर से टैप टैप की आवाज आना शुरू हो गई। मैं चिढ़ गया। मैं नीचे लटक कर देखना चाहता था, लेकिन चालाक मैं भी था। अपने पास एक डंडा रखा हुआ था, मैंने छिपा कर नीचे की तरफ लटका मैं और घुमा कर डंडा मारा। और यकीन कीजिए, ये अगर मेरी आंखों का भ्रम होता तो लाल आंखें नजर आ रही थी, डंडा बीच से निकल जाता। टक की आवाज आई थी, कोई नीचे था, जिसे शायद चोट भी लगी होगी, क्योंकि वो डंडा मैंने बड़े जोर से घुमाया था। 13 साल का बच्चा भी इतने जोर से ऐसा डंडा मार सकता है, कोई सोच नहीं सकता। लेकिन डर में आपकी ताकत बढ़ जाती है। मैं एक तरफ देखता रहा कि वो नीचे होगा, फिर से मैं डंडा मारूंगा, लेकिन दूसरी तरफ से वो बाहर आ चुका था। और जब मैंने एक तरफ मुड़कर देखा, वो एक डरावना सा चेहरा था, जैसे खून से सना हुआ हो या उसकी चमड़ी ही लाल हो। पूरी तरह से लाल लाल चमड़ी और लाल लाल आंखें, 2 छोटे छोटे सींग भी थे जो काले रंग के थे, और उसकी वो मुस्कुराहट और पूरी तरह से सफेद दांत। उसका जबड़ा ज्यादा बड़ा होगा, और मैं डर गया, लेकिन तब भी मैं चीखा नहीं था। उसने मेरा नाम लिया, जयदीप, जयदीप। मेरे हाथ में एक तरफ पड़ा लैंप आ गया, मैंने घुमा कर दिया। उसके सर पर वो लैंप टकराया था, उसके बाद एक झटके में वो गायब हो गया। वरना अगर कोई सामने नहीं होता, उसके आर पार चली जाती ना चीज। उसके सर से वो चीज टकराई,
लैंप बेड पर ही गिरा था, लेकिन वो सामने से गायब हो गया। और फिर मैंने उसको धमकी दी, अगर तू दोबारा आया मैं फिर से कुछ छोड़कर मारूंगा। मैं चाकू को छिपाकर रखूंगा, तेरे गर्दन के आर पार कर दूंगा। मैं उसे डराना चाहता था, जैसे उसे डर लगा होगा कि उस रात ना कोई आवाज आई ना वो नजर आया। मैंने पिता को यह बात की थी, लेकिन उन्होंने मुझे डांटा कि रात को अगर ऐसा कुछ सच में तेरे साथ हुआ ना, पिटाई होगी। पिटाई से तू ठीक होगा, ऐसे तू भूतों की फिल्में देखता रहता है और डरता रहता है। फिर क्या था, मैं जान गया। ये बात मैं किसी को बता तक नहीं सकता। मेरे पिता थोड़े खड़ूस थे, इसीलिए वो इस पर यकीन नहीं करते थे, लेकिन मैं जो आंखों से देख रहा था वो झूठ नहीं था, वो सच था। दिन निकला, रात आई और मैं जानता था कि वो फिर से नजर आएगा, डराएगा, क्योंकि भूतों का काम होता है डराना और मेरा काम है उससे मुकाबला करना। हम इस घर को तो छोड़ नहीं सकते, सपनों का घर है और मुझे मेरे पिता की माली हालत पता है। बड़ी मुश्किल से यह घर खरीदा गया होगा और अगर मैं कहूँगा यहाँ भूत है, इस घर को छोड़ दो, तो ऐसा भी ठीक नहीं रहेगा। तो मुझे उसका मुकाबला करना होगा बिना डरे। मैं लड़ूंगा उससे। मैंने भी तैयारी पूरी कर रखी थी। जैसे ही उसकी आवाज आई, मैंने डंडे के आगे एक कपड़ा लगा लिया और उस पर थोड़ी सी आग लगाई। मुझे यह भी डर था यहाँ बेड के ऊपर वो आग गिर ना जाए और इस घर को आग ना लग जाए, इसीलिए इस आग को बुझा जल्दी दूंगा, लेकिन सजा तो उसे दूंगा ही। जैसे ही आवाज आई, मैंने नीचे लटक कर नहीं देखा, बल्कि उस डंडे को तेजी से घुमाना शुरू कर दिया। 2 बार आवाज आई थी, नीचे थोड़ी सी आग भी लगी होगी। उसके बाद वो डंडा और उसकी आग थोड़ी सी बुझी हुई थी। नीचे से थोड़ी रोशनी नजर आई मुझे। ऐसा लगा बेड के नीचे मैंने आग तो नहीं लगा दी। लटक कर देखा तो बिल्कुल वो मेरे सामने, और वो रोशनी उसकी आंखों से निकल रही थी, पीली पीली आग जैसी रोशनी, और हंसते हुए वो बड़े बड़े दांत। और उसने मुझे कहा था अब तो तुम फंस गए। मैं ना तो डरा ना चीखा। मैंने घुमाकर मुक्का दिया उसके। मुक्का उसके चेहरे से टकराया। दर्द मेरी बाजू पर, मेरे हाथ पर भी हुआ था, लेकिन वो गायब हो गया। मैं बेड के ऊपर बैठकर उसे कहने लगा था, मैं डरूंगा नहीं, मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा। फिर क्या था, मैंने एक लाइट ली और नीचे फेंक दी। मैं चाहता था बेड के नीचे हमेशा रोशनी रहे, क्योंकि रोशनी में भूत प्रेत नजर नहीं आते, वो अंधेरे में नजर आते हैं। और इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ। जिस लाइट को मैंने नीचे फेंका था, टक की आवाज आई और उसका बटन ऑफ हो गया। और मुझे जवाब भी मिला, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। जयदीप, मेरे पास आओ। पता नहीं किस चीज से चिढ़ गया था, अपने पिता की डांट से या अपने पिता की पिटाई से, कि मैंने छलांग लगाई और मैं बेड के नीचे घुस गया। बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, बता बता तुझे क्या चाहिए। और वो सामने से गायब हो गया। वो रात मैं बेड के ऊपर नहीं सोया था, बेड के नीचे सोया था। उसने मुझे डराया नहीं, कुछ नहीं किया। कुछ आवाजें शुरू में आई थी, लेकिन बाद में उन आवाजों का कोई फर्क नहीं पड़ा। डर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था और रात ऐसे गुजारने के बाद मुझे पता लग गया, ये जो भी है ये मुझे ज्यादा डरा नहीं पाएगा, चाहे जो कर ले। मैं अपने पिता को ये बात कभी नहीं बताऊंगा। अगले दिन और तैयारी की थी मैंने, और रात के वक्त बेड के नीचे से आवाज आई थी, जयदीप देखो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए तुम भी ऐसा वैसा कुछ मत करना। और मैंने कहा, देखो तुम मुझे डराओ मत, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। और आवाज ने जवाब दिया, जानता हूं, अगर तुम्हें डर लगता तुम भाग चुके होते, इसका मतलब तुम यहां से अब जाने वाले नहीं। मैंने कहा, नहीं, तुम्हें जाना होगा। और मुझे जवाब मिला, ठीक है, मैं चला जाऊंगा, अब मैं तुम्हें डराऊंगा भी नहीं, लेकिन कुछ ऐसा वैसा मत करना। इसके बाद बेड के एक तरफ से वो बाहर निकला। उसने हाथ ऊपर की तरफ किए हुए थे, मैंने भी एक डंडा हाथ में पकड़ा हुआ, और मैं उसे कह रहा, देखो मैं डरूंगा तो नहीं, अब तो डर पहले से भी कम लगता है। वो बेड पर बैठा और कहने लगा, मैं यहां रहा करता था, तुम अब यहां पर आ चुके हो और मैं जानता हूं तुम्हें यहां से भगा नहीं पाऊंगा, इसीलिए
हम समझौता करते हैं। मैं भी यहाँ पर रहूँगा, तुम्हें डराऊंगा नहीं, नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, और ना तुम ऐसा करना, ना डराना ना नुकसान पहुँचाना। सौदा मंजूर है? मैंने कहा मंजूर है, तुम यहाँ रहना, लेकिन अगर तुमने कुछ किया उसके बाद मैं बदला लूंगा। समझौता हो गया। वो भले ही शुरू शुरू में दिखने में भयानक लग रहा था, अब उससे डर नहीं लग रहा, क्योंकि मेरे पास ऐसे खिलौने थे जो उससे ज्यादा डरावने थे। वो उसे देखकर खुश होता था, मेरी चीजें उसे अच्छी लगी थी और मैं उससे बातें भी कर पा रहा था। मैंने उस रात उससे ढेर सारी बातें की और बहुत कुछ जाना। वो एक डीमन था, जिसे हम एक दुष्ट प्रेतात्मा कह सकते हैं। उनका काम डराना ही होता है। वो ज्यादातर ऐसे घरों पर कब्जा कर लेते हैं और जो भी वहां पर आता है उन्हें डराकर भगाते हैं, क्योंकि उन्हें अकेले रहना पसंद होता है। वो खुद भी डरपोक होते हैं और दूसरों को भी डराते हैं, लेकिन अगर उन्हें डराया जाए उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता, उन्हें वो जगह छोड़नी पड़ती है। मैंने उससे समझौता कर लिया था, वो मेरा दोस्त बन गया था। यहाँ एक दूसरे को बिना डराए हम दोनों रह सकते थे। उसने बताया उसके पास क्या क्या ताकत है। वो गायब होकर चीज़ों को हिला सकता है, लेकिन मुझे बच्चा समझकर उसने ये सोचा कि बड़ी आसानी से मुझे डरा देगा। अब ना तो मेरे माँ बाप को वो डराएगा ना मुझे डराएगा। अपनी ताकत का एहसास दिलाया, लेकिन फिर उसने कुछ ऐसी बातें बताई जो मुझे पता ही नहीं थी। मैंने कहा तुम बेड के नीचे से ही क्यों निकलते थे? उसने कहा बेड के नीचे एक रास्ता बना हुआ है, मेरी दुनिया का और इस दुनिया का। हर एक डीमन ऐसा रास्ता बना सकता है। हम उस दुनिया से निकलकर इस दुनिया में आते हैं और ऐसी खाली जगह ढूंढते हैं जहां पर रहा जा सके। हमारा काम बस वहां समय बिताना होता है, इसीलिए हम किसी को डराते हैं। एक डीमन मेरे जैसा यही काम करता है। फिर उसने कहा कि तुम्हारे बेड के नीचे वो दरवाजा अब भी मौजूद है। अगर तुम मेरे साथ चलना चाहो तुम मेरी दुनिया में जा सकते हो। वहां तुम्हें ऐसे डीमन मिलेंगे जिन्हें तुम डरा सकते हो। बड़ा मजा आएगा। एक इंसान से डीमन बहुत ज्यादा डरते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ आत्मा है, तुम्हारे पास है शरीर भी है, और एक डीमन शरीर पर कब्जा इतनी आसानी से नहीं कर सकता, सालों लग जाते हैं। लेकिन तुम बाकियों को नुकसान पहुंचा सकते हो, तो सबको डरा सकते हो। जैसे तुम्हारी दुनिया में कोई डीमन आ जाए, शैतान आ जाए, तो इंसान कैसे डरते हैं, वैसे ही अगर तुम हमारी दुनिया में आए सब ऐसे डरेंगे पता नहीं क्या आ गया है। लेकिन एक मुसीबत है, मेरी दुनिया में एक अजीब सी ताकत आ गई है हमारे उस इलाके में, जो बहुत खतरनाक है। वो एक शैतानी ताकत है। मैं एक डीमन हूं, लेकिन और भी कई ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें डीमन माना जाता है। वो डीमन नहीं होते, कह सकते हो वो उससे ज्यादा ताकतवर कुछ और है, जो इंसानों को भी खा सकते हैं, जो डीमंस को भी पचा सकते हैं, हमें खा जाते हैं, खत्म कर देते हैं। और एक तो मेरा पीछा भी कर रहा है, इसीलिए मुझे यहाँ छिपना पड़ रहा है, और तुमसे समझौता करके मुझे सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। अगले कुछ दिनों तक रात के वक्त अब मुझे डर नहीं लगता। उससे कुछ समय मैं बातें करता और जैसा बताया जाता है वैसा तो मुझे महसूस नहीं हो रहा था। वो सिर्फ बातें करता और बेड के नीचे चला जाता, वो भी अपनी दुनिया में चला जाता, लेकिन डर कर वापस भी आ जाता और फिर मुझे बताता। वहां तो वैसा खौफ अब भी है। वो शिकारी की तरह ढूंढता है उन डीमंस को जो दरवाजों का इस्तेमाल करके वहां से निकल जाते हैं। मैं फिर से निकल कर आ गया, लेकिन एक रात मेरे कमरे में कुछ ऐसा महसूस हुआ था जिससे मुझे डर लग रहा, और मैंने कहा था, देखो डीमन, तुम मुझे डराने की कोशिश क्यों कर रहे हो? फिर से तुमने वही शुरू कर दिया। क्या मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मुझे कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन मुझे दीवार के ऊपर कुछ ऐसा नजर आया जिसका आकार बड़ा था, जो डीमन की तरह नहीं था, एक परछाई की तरह था, और वो एक झटके से बेड के नीचे गायब हो गया। मेरा पूरा बेड हिला था। कुछ घंटों बाद आधी रात को उस डीमन ने मुझे नींद से उठाया और कहा था, उसने मुझे ढूंढ लिया है, उसने मुझे ढूंढ लिया है, अब वो यहाँ आकर गया है, यहाँ आकर गया है। मैंने उसे कहा, हाँ मैंने देखा, मुझे लगा वो तुम ही हो। उसने कहा, अगर वो यहाँ आकर गया है और तुम्हें उसने देखा है और उसे महसूस हुआ कि तुम इन बातों को जानते हो, तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है,
तुम नहीं जानते, ऐसे शैतान शिकार भी करते हैं, और जो डीमंस को नहीं छोड़ते, इंसानों को क्या ही छोड़ेंगे। कई ऐसी जगह जहां मेरे जैसे डीमंस जो सिर्फ डराते हैं, लोगों को भगाते हैं, ऐसी जगह उनका भी, वहां पर ऐसे शैतान का राज भी हो ही जाता है, और फिर वो लोगों को मारते हैं। कई जगह जब लोग मरते हैं ऐसे शैतानों के कारण, ना कि हमारे जैसे डीमंस के कारण। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने खतरे को मेरे खतरे से जोड़ने लगा था। वो कह रहा था तुम्हें भी खतरा हो सकता है, तुम्हें कुछ खास एहतियात बरतनी होगी, कुछ जानना होगा। मैंने उसे कहा हमें डरना नहीं चाहिए, ऐसी ताकतों से हम डरेंगे तो हमें नुकसान पहुंचता है, हमें हिम्मत से मुकाबला करना चाहिए। उसने कहा मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है जितनी तुम में थी। मैंने कई लोगों को डराया, बड़े बुजुर्ग, बहुत हट्टे कट्टे तगड़े, लेकिन तुम 13 साल के बच्चे मुझे डरा गए। मुझे लगता है तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, तुम उसका मुकाबला कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता। मैंने उसको कहा देखो, इस घर को छोड़कर तो मैं भी नहीं जा सकता, मेरी भी मजबूरी है। अगर वो सच में मेरा भी पीछा करेगा तो मैं खुद चाहूंगा कि मैं उसका मुकाबला करूं। अब अगर तुम मुझे बता सकते हो तो बताओ, उसे रोका कैसे जा सकता है। मैंने डीमन को कह दिया तो ठीक है, मुझे अपनी दुनिया दिखाओ, क्या मैं वहां पर जा सकता हूं? और पहले ये बताओ, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं? वहां पर मुझे कुछ होगा तो नहीं? उसने कहा तुम्हें कुछ होगा नहीं, इसका भरोसा मैं नहीं दिला सकता। वैसे मेरे जैसे डीमन तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ये ऐसी ताकत है, ये कुछ कर सकती है। तो तुम इस दुनिया से निकलोगे तो अगर तुम्हें कुछ हुआ तो यहाँ तुम्हारी लाश तक नहीं मिलेगी, ये खतरा ज़रूर है। और मेरा तो कोई शरीर भी नहीं है, मुझे तो वो पूरी तरह से निगल जाएगा, पचा भी लेगा। मैंने उसको कहा तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, वहाँ पर हम जाएंगे, देखेंगे उसका मुकाबला कैसे किया जा सकता है। तब मैं उस डीमन की दुनिया में जाना चाहता था, देखना चाहता था आखिर खतरा कैसा है और उसकी दुनिया कैसी है। किस्मत वालों को डीमन की उस दुनिया में, जिसे दूसरी दुनिया कहा जाता है, जाने का मौका मिलता है। उसने बेड के नीचे वो दरवाज़ा खोला जिसकी ताकत उसके पास थी, जिससे डीमन हमारी दुनिया में आते हैं। मैं उस दरवाजे के जरिए उसकी दुनिया में पहुंचा और हैरान हो गया। देखने में तो हमारी दुनिया जैसी लग रही थी, ऐसा लग रहा घास, मिट्टी और बड़ा सा मैदान, बहुत बड़ा मैदान, लेकिन जगह जगह लगे हुए दरवाजे, बहुत सारे दरवाजे, ढेर सारे दरवाजे। दूर दूर मुझे बड़े छोटे, बेहद छोटे सिर्फ दरवाजे ही नजर आ रहे थे। और तब उस डीमन ने कहा था ये मेरी दुनिया, हम ऐसे ही निकलकर कभी किसी जगह चले जाते हैं, कभी किसी जगह, और ये दरवाजे हर बार हमने ऐसी जगह ही बनाए हुए हैं जहां सबसे आसान है। ज़्यादातर बेड के नीचे तुम्हें पता है भूत प्रेत क्यों नजर आते हैं? सबसे आसान जगह वही है। लोग अपने घरों में बेड हमेशा एक ही जगह लगा कर रखते हैं, उसे कभी नहीं बदलते, तो उसके नीचे बड़ा आसान बन जाता है एक दरवाजे को बनाना। और कोई बेड के नीचे थोड़ी ना बार बार देखेगा जो ऐसी चीज किसी के समझ में ही ना आए। दरवाजे कब खुलते हैं कब बंद होते हैं कोई जान नहीं पाता, बस ये हमारे लिए आसान रास्ता हो जाता है ताकि हम किसी की पकड़ में ना आए। अब हम इस दुनिया में हैं, हर एक दरवाजा किसी न किसी जगह से बाहर निकलने का रास्ता है। तुम किसी और का इस्तेमाल मत करना, ये दरवाजा, इस पर लगा निशान पहचान लो, ये तुम्हारे घर के बेड के नीचे निकलने वाला रास्ता है, तुम इसी रास्ते से वहां पहुंचना। वैसे मैं अगर तुम्हारे साथ रहूं तो मैं कहीं पर भी इस दरवाजे को बना सकता हूं। अब चलो मेरे साथ, तुम्हें दिखाता हूं मेरी दुनिया। उन दरवाजों से आगे निकलते निकलते मुझे एक घर नजर आए, और ये तो पूरा शहर या कहूं एक बड़ा गांव नजर आ रहा था, लेकिन ऐसा गांव जहां पर घर बेहद पुराने, डिजाइन बिल्कुल नए, लेकिन घर बेहद पुराने, जैसे 100-200 सालों से ऐसे पुराने घर, जिसके ऊपर कुछ पेड़ भी निकले हुए, पौधे निकले हुए, घास बहुत ज्यादा, बिल्कुल हमारी दुनिया जैसी दुनिया। लेकिन जैसे मैं समय में आगे पहुंच गया हूं और ये सब पुराने जमाने के घर लग रहे हैं, टूटे फूटे लकड़ी के घर, नए पत्थर के घर या नई डिजाइन वाली बिल्डिंग्स। वहां पर हर एक ऐसी इमारत मौजूद थी जिसे मैंने कभी देखा है या कहानियों में सुना है। देखने में अद्भुत था वो नजारा, और वो डीमन मुझे वहां पर लेकर गया।
जहां और भी उसके जैसे डीमन थे। और मुझे देखकर जो भगदड़ मची, ऐसी भगदड़ उस इमारत के अंदर जो लगभग 20 से 30 मंजिला लग रही थी। टूटी फूटी जर्जर वो इमारत, लेकिन उसने कहा ये टूटेगी नहीं, यहाँ कुछ भी टूटता नहीं, एक आकार में रहता है और हम तोड़ भी नहीं सकते। जो वहां पर कभी बना है यहाँ पर अपने आप बन जाता है, लेकिन समय से बाहर। तो ऐसा हमें नजर आता है जैसे ये पुराना हो। चलो, अंदर तो भगदड़ मची हुई, मुझे देखकर वो डर रहे और उसके कुछ साथी जो उसके दोस्त होंगे या परिवार के सदस्य। मुझे तो समझ में नहीं आया वो किस रिश्तों की बात कर रहा था। वहां कोई भाई बहन नहीं होता, लेकिन फिर भी वो रिश्तों में जुड़े हैं, कैसे समझ से बाहर था। कुछ ऐसे डीमंस उसने मुझे दिखाए और मुझे तो हर डीमन एक जैसा लग रहा, चेहरा एक जैसा। वो एक दूसरे को पहचान सकते थे, लेकिन मुझे तो पहचान नहीं हो रही। मुझे तो ये पता नहीं लग रहा कि मेरा दोस्त इनमें से कौन है, जिसका नाम भी मैंने सिर्फ डीमन ही रखा था। उस इमारत में इतने ज्यादा दरवाजे थे, खिड़कियां तो मौजूद नहीं, हर जगह दीवारों पर दरवाजे ही दरवाजे बनाए गए। और जहां दरवाजा नहीं, साधारण रास्ता, सिर्फ उसका चुनाव करना है। मुझे उस डीमन ने यही बताया था और अब तो मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ साथ चल रहा था। हमें वहां 10वीं मंजिल पर जाना था। वहां पर उसकी जान पहचान वाले वो और शैतान थे, या कहूं वैसी दुष्ट आत्माएं जिनसे मैं मिला, कुछ समय वहां पर बिताया। और अब हमें जानने को मिल रहा था कि वो जो शैतान है वो काले रंग का, जो ऐसे डीमंस को खा जाता है, वो यहां मांग कर रहा है मेरे दोस्त की। और शायद वो ना सिर्फ मेरे दोस्त को खाना चाहता है, बल्कि मुझे भी। उसने पहले ही बता दिया है, कोई डीमन जो इंसान के साथ रहने लगा है, मुझे वो दोनों चाहिए। यहां पर उसने कई और डीमंस को कंज्यूम किया, या कहूं पचा लिया। और ये दरवाजों का रास्ता ढूंढ ढूंढ कर बस बचते ही रहते हैं, छिपते ही रहते हैं। और इनकी दुनिया है तो ज्यादा समय ये यहीं पर बिताएंगे, और इंसानों की दुनिया में सिर्फ रात के वक्त कुछ समय के लिए ही जाते हैं, फिर उन्हें वापस यहां पर आना पड़ता है। वहां खतरा काफी ज्यादा था। वहां से निकलकर पूरी जानकारी पाकर कैसे उसे रोका जा सकता है, उसकी ताकत क्या है, उसे रोकने के लिए उसका मुकाबला करना होगा। जो उसके सामने ना डरे, उसकी ताकत कमजोर होने लगती है। जो उसके सामने डरता है, डर से वो और ज्यादा ताकत लेता है। और एक इंसान से उसे सीधे लड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक आत्मा को वो चूस सकता है, निगल सकता है, जैसे मेरे दोस्त डीमन को। लेकिन मुझे मारने के लिए मेरे शरीर को भी खत्म करना होगा। भले ही मैं इंसान था, लेकिन था तो 13 साल का ना। अगर वो सामने बहुत ज्यादा ताकतवर हुआ, फिर मैं क्या करूंगा? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। उस इमारत से बाहर निकलने के बाद हमें कहीं और जाना था, कुछ ऐसा ढूंढना था जो ताकतवर है। और यहां पर ऐसी ऐसी चीजें थी जो कमाल की। डीमन ने मुझे कहा, किसी समय प्राचीन काल में इंसान इस दुनिया में भी आते थे। ऐसे हथियार, ऐसी चीजों को छिपाते थे जो किसी और के हाथ ना लगे, तो उन्हें यहां छिपाकर हमेशा के लिए लुप्त कर दिया जाता था। ऐसी चीजें यहां पर अब भी मौजूद हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल कोई डीमन नहीं कर सकता, क्योंकि एक सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ी हुई चीज, डीमन जो कि एक नेगेटिव एनर्जी का हिस्सा है, वो उनके करीब नहीं जा सकते। तो उन इलाकों में ऐसे डीमंस नहीं जाते, लेकिन मैं जा सकता हूँ। बहुत समय बाद यहाँ पर कोई इंसान आया था, या कह सकता हूँ इस इलाके में। हो सकता है अलग देश में या किसी और जगह ऐसा अब भी होता हो। हम उस तरफ जाना तो चाहते थे, लेकिन एक काले रंग की परछाई हमारा पीछा करने लगी। और मुझे डीमन ने कहा था, ये कोई डीमन नहीं है, ये कुछ और है। ये हो सकता है वही है जो हमें पचा लेना चाहता है। हमें भागना होगा, और उन रास्तों से भागना कितना मुश्किल था जहां दरवाजे ही दरवाजे थे। और यकीन कीजिए, जब वो हमें पकड़ने वाला था, डीमन सच में कितना चालाक था। वो एक दरवाजे का इस्तेमाल करके हमें एक ऐसी जगह पर लेकर गया जो किसी और देश का हिस्सा था। कमाल की चीज थी, उस दरवाजे के जरिए मैं एक ऐसे देश में था जो अफ्रीका का हिस्सा होगा। मुझे अफ्रीकन लोग नजर आ रहे, लेकिन जल्दी से एक और दरवाजे का इस्तेमाल करके हम कहीं और थे, लेकिन फिर से दूसरी दुनिया में। ऐसे उससे हम बचे।
वो भी इन दरवाज़ों का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन इसे बना नहीं सकता था। इसे डीमंस ने बनाया था और इसे कैसे चलाना है ये डीमंस को पता था, और वो डीमंस को कंज्यूम करता था। कुछ जानकारी वो ले सकता था, लेकिन ये ताकत जैसे सिर्फ उन डीमंस के पास ही थी, इसीलिए वो सिर्फ थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल कर पाता, और ऐसे उन दरवाज़ों से निकल निकल कर हम उससे बचते जाते। 2 बार उसने हमारा पीछा किया और दोनों बार हम दरवाज़ों का इस्तेमाल करके वहाँ से निकल गए। अब हम एक ऐसी जगह पर थे जहाँ पर बड़े बड़े घर तो ज़रूर बने हुए थे, लेकिन वो संगमरमर के घर थे। खूबसूरत डिज़ाइन ऐसा था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा, ना तो कहानियों में सुना ना फिल्मों में देखा। और यकीन कीजिए, ऐसे घर ऐसी इमारतें अगर हमारी दुनिया में हो ना, दूर दूर से लोग उसे देखने के लिए आए। और यहाँ मैंने सोने के बने हुए घर भी देखे। सोने के बने हुए, फर्श भी सोने का था और उस पर हम चल रहे थे। और मुझे डीमन ने कहा था, इस जगह आने से कोई भी डीमन डरता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा है जो हमें बड़ी आसानी से ख़त्म कर सकता है, और इसीलिए हम यहाँ नहीं आते। लेकिन अब वो शैतान हमारा पीछा करने लगा है, तो कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम उन हथियारों को चला पाए, उसका इस्तेमाल कर पाए, तो ज़रूर उसे रोक देना, ताकि हम यहाँ बच पाएँ। हमें तो अपनी दुनिया में भी छिपना पड़ता है। अब हम क्या करें? चलते गए, हम चलते गए। पहली बार सोने की सड़क पर चला था। अगर यहाँ से 1-2 किलो सोना मैं उठाकर ले भी गया तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी दुनिया में मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। लेकिन डीमन ने कहा था, इसे लालच कहते हैं, और ये डीमंस के लिए, शैतानों के लिए बहुत कारगर होती है। इसी से इतिहास में कई इंसानों का जो बेहद ताकतवर थे, जिनकी कोई कमजोरी नहीं थी, उन्हें मात दी गई, क्योंकि उनकी आंखों में सोने के लिए लालच आ जाती है। बस लालच ही हमेशा पतन का कारण होता है। आसमान बिल्कुल कांच की तरह नजर आ रहा था, जैसे आसमान मौजूद ना हो, बस एक आईना लगाया गया है जिससे रोशनी निकलती है, और ये कांच की दुनिया लग रही थी, चमकदार। हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी, और सोने की सड़क पर चलना कैसा एहसास देता है मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन एक खौफ भी था। और जैसे ही पीछे वो काले रंग का अजीब सा जीव नजर आया, जिसने अपना आकार बड़ा करना शुरू कर दिया, और उसका आकार इतना बड़ा होने लगा, इतना बड़ा होने लगा कि ऊपर बड़े बड़े बादल बन गए थे, और उन बादलों से एक बवंडर उस जीव से जैसे जुड़ गया था, और वो बवंडर अपने आप उसे खींचता हुआ हमारी तरफ ला रहा था, और हम भाग रहे। ये सोने के बने बड़े बड़े घर और संगमरमर के बड़े बड़े घर, ये टूट नहीं रहे थे, और हमें एक एक करके घरों में छिपना पड़ रहा, क्योंकि वहां पर जैसे बड़े बड़े बवंडर आ रहे थे। क्या बताऊं, टोर्नेडो जो हमें पकड़ना चाहते थे, घरों की छतों को उड़ा रहे, तोड़ रहे। लेकिन जैसे ही बवंडर छट जाता, छतें वैसी की वैसी हो जाती। लेकिन बचने के लिए हमें बार बार किसी न किसी जगह पर छिपना पड़ रहा। धीरे धीरे डर बढ़ता जा रहा, और यही डर था जो उसे ताकतवर बनाता था। हमने डरना थोड़ा थोड़ा कम किया तो वो टोर्नेडो संख्या में कम होने लगे। लेकिन अचानक फिर से तूफान आ जाता, और उस तूफान में बचने के लिए हमें वहां से निकलना पड़ता। मैं तूफान से डरता था, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में, टेक्सास, फ्लोरिडा में जब तूफान आते हैं, इतने ज़्यादा भयानक आते हैं, आपको आंखों के सामने मौत नजर आती है, मौत जो आपको ले जाने के लिए आ रही हो। यहाँ पर भी वैसे ही बवंडर थे। भाग भाग कर हम बच रहे, लेकिन उस रास्ते से आगे निकलने के बाद हमारा सामना उस शैतान से हो ही गया, जो एक मैदानी इलाके पर घास के ऊपर खड़ा, कद 15 फुट होगा, बड़े बड़े दांत थे, आंखें नहीं थी, ना कोई चेहरा था। उसने कहा था, मरने के लिए तैयार हो जाओ। एक इंसान बहुत समय से मैंने बचाया नहीं है, अब तुम्हें बचाऊंगा। मेरी आदत हमेशा लड़ने की ही रहती है। मेरे पिता ने मुझे ऐसा ही बनाया है। और मैंने उसे कहा, इतना आसान तो नहीं होगा, इतना आसान होता तो तुम पहले ही कर लेते। आओ तुम्हें मैं बताता हूं। बस इतना कहने पर उसने 2 कदम पीछे हटा लिए। जब उसके अंदर डर मुझे महसूस हुआ तो आगे बढ़ना मेरा जाहिर था। मैं आगे बढ़ा उसे मारने के लिए। उसके बाद मैंने उसे पकड़ ही लिया। 15 फुट का वो शैतान था, लेकिन उसे पकड़कर जब मैंने नीचे गिराया, वो चीखने लगा था डर के मारे, और जितना वो डरता उतना सिकुड़ता जाता। मेरे आकार का आ गया, एक बच्चे के समान।
वो घबराया हुआ था और फिर मैंने उसे मुक्कों से मारने की कोशिश की, लेकिन अब उसका आकार और ज्यादा छोटा नहीं हो रहा था। मैं उसे खींचकर 2 हिस्सों में तोड़ देना चाहता था, लेकिन उसे कटने के बाद भी दोबारा जुड़ने की ताकत मिली होगी। जैसे जैसे मैं उसे मारने की कोशिश करता गया, समझता गया उसे मारा नहीं जा सकता। और डीमन ने कहा था, इसे ऐसे नहीं मार सकते, मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था। बस यही बात थी जिसके कारण मुझे डर लगने लगा, और जब मुझे डर लगने लगा तब वो ताकतवर होने लगा, उसका आकार बड़ा होने लगा। मैं फिर से उसे पीट रहा था, फिर से उसका आकार थोड़ा सा सिकुड़ता, लेकिन ज़्यादा बढ़ जाता, क्योंकि मेरा डर मुझ पर हावी होने लगा था। कोई ऐसा है मेरे सामने जिसे मैं मार नहीं सकता, तो वो एक समय पर जब मैं थक जाऊंगा मुझे नुकसान पहुंचाएगा। भले ही वो कमज़ोर है, एक छोटी सी पतली सी चीज़ जो कमज़ोर हो, लेकिन अगर बार बार आप पर मारी जाए मारी जाए मारी जाए, शरीर में घाव तो कर ही देगी ना। इसीलिए अब डर लगना जायज़ था, लाजमी था। तो उसे एक तरफ फेंक कर हमने भागना शुरू कर दिया, और भागने का मतलब खौफ ही होता है। तो उसका आकार फिर से बढ़ने लगा, फिर से बादल घिरने लगे थे, लेकिन हम भागते भागते उस जगह से थोड़ा दूर निकल आए। दरवाजे नहीं मिल रहे हमें, यहाँ पर दरवाजों का निर्माण नहीं किया गया, बनाए नहीं गए, और एक डीमन दरवाज़ा बनाने के लिए कम से कम 1 दिन का समय तो लेता ही है, यहाँ के 1 दिन का। इसीलिए उस डीमन के साथ भाग भाग कर घर बहुत ज़्यादा थे, सुरंगें भी थीं जिनसे निकलकर हम आगे पहुंच पाए, और एक ऐसी जगह जिसे मैं कहूँ कबाड़ खाना ही था वो। वहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें फेंकी गई थी जो कबाड़ जैसी लग रही, जैसे कुछ टूटी फूटी मूर्तियाँ थी, तलवारें थी, भाले थे, ऐसा बहुत कुछ पड़ा हुआ। और डीमन ने कहा था, यहाँ आगे नहीं जा सकता मैं, हर एक चीज़ ये बहुत खतरनाक है, किसी चीज़ से जख्मी मत हो जाना। वहाँ पर मैं तो खड़ा था, लेकिन वो शैतान वो भी मेरे पास नहीं आ सकता था। सकारात्मक, ये सब चीज़ें सकारात्मक थीं, और इनमें एक ताकत थी, कह सकते हैं जैसे अच्छाई की ताकत और बुराई की ताकत अच्छाई के करीब नहीं आ सकती, उसे दूर रहना पड़ता है। डीमन भी दूर था, शैतान भी, और उस शैतान ने अब डीमन को पकड़ लिया था। दोस्त था वो मेरा, मदद तो करनी ही थी। मेरे हाथ में एक ही चीज़ आई, वो छोटी तलवार। जब मैंने उठाई उसका वज़न ज़्यादा होगा, मैं संभाल नहीं पा रहा, लेकिन फिर से उसी सुरंग के पास आ गया। अपने दोस्त को बचाना था, और वो मेरे दोस्त को चीर डालना चाहता था, लेकिन मेरा डीमन डर रहा, मैं नहीं, क्योंकि मेरे पास तलवार थी। और तलवार को देखकर वो शैतान वो भी घबराने लगा, और जब घबराने लगा तो कमज़ोर पड़ने लगा। मैंने तेज धार उस तलवार से उसके 2 हिस्से कर दिए थे। उससे 2 हिस्से ना सिर्फ उसके हुए, ज़मीन भी बीच से कट गई, दरार बन गई। वो तलवार कोई बेहद ताकतवर चीज़ थी। दीवार में दरार बनी और वो शैतान 2 हिस्सों में कटकर ख़त्म हो चुका था। लेकिन डीमन जिससे भाप उठने लगी थी वो कहने लगा था, ले जाओ इसे, ले जाओ इसे, मैं मरने वाला हूँ। वो तलवार से डर रहा था। तलवार से निकलने वाली ऊर्जा ऐसे डीमंस जो हज़ारों की संख्या में भी हों ख़त्म हो जाते हैं। तो उसी तलवार को मुझे उसी कबाड़ खाने में ही फेंकना पड़ा। लेकिन अब समझ चुका था, जिसे मैं कबाड़ खाना समझ रहा हूँ, ये पुराने ज़माने का ऐसा हथियारों का गृह है, घर है, जहाँ खतरनाक से खतरनाक हथियारों को रखा गया है, छिपाया गया है, ताकि कोई इसका इस्तेमाल ना कर पाए, और ख़ास तौर पर इंसान। उस डीमन के साथ जब मैं वापस आ रहा था, वापस आते वक्त सफ़र लंबा नहीं लग रहा था, आसान लग रहा, क्योंकि हमारा पीछा अब कोई नहीं कर रहा था। वो शैतान दूर जा चुका था, और मेरे दोस्त को अब पता था, नई मुसीबत उसका सामना करने के लिए भी मैं अपने दोस्त का साथ ज़रूर दूंगा। मेरा दोस्त मेरे साथ चलकर उसी जगह तक आया था, उस दरवाजे के पास, और वो मुझे कह रहा था, अब तुम्हारे जाने का समय हो गया है, इस दुनिया में ज़्यादा समय मत रुको। जैसा कि कहानियों में कहा ही जाता है, एक इंसान पर एक डीमन का असर होने लगता है, और मुझे लगता है अब शायद मैं तुमसे मिलना नहीं चाहूँगा।
भले ही तो मेरे दोस्त हो, लेकिन मुझे डर है ये बातें सच ना हो कि डीमन शरीर पर कब्जा कर लेते हैं या मेरी कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम पर असर डाले। मैंने उसे कहा था मुझे तुमसे डर नहीं लगता और तुम्हारी ऊर्जा डर से चलती है, तुम मेरे साथ रह सकते हो मेरे घर में। लेकिन उसका कहना था अब उसकी दुनिया बड़ी आसानी से रहने लायक बन चुकी है तो वो यहां रहना चाहेगा। लेकिन मेरी आंखों में मेरे दोस्त के लिए प्यार था। मेरा दोस्त था वो, भले ही एक डीमन था, लेकिन मैं चाहता था हर रात मैं उससे कुछ बातें तो कर पाऊं। मैंने उससे कहा था क्या तुम कभी कभी मुझसे मिलने के लिए आओगे? और वहां पर बाकी कई डीमन थे जो मेरा धन्यवाद कर रहे और उनका कहना था ये अगर तुम्हारे पास ना आए तो तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। एक डीमन इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है। फिर भी मैं वहां से जाना नहीं चाहता था। कुछ समय रुका, बातें की और जैसे वो मुझसे बातें कर ही इसलिए रहा था ताकि मुझे हमेशा के लिए अलविदा कह पाए, और मुझे भी उसे आखिरकार अलविदा कहना ही पड़ा। उस दरवाजे के जरिए जैसे ही मैं वापस बेड के नीचे आया, उस बेड से निकलकर सुबह सुबह अपने घर में था। इतना समय और घर में कई लोग आए हुए थे। जब मेरी माँ ने मुझे देखा तो मुझे गले से लगा लिया और मेरी माँ कहने लगी थी क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम कहाँ थे? हम तो घर में ढूंढ रहे थे, हमें लगा कोई तुम्हें उठा कर ले गया या तुम घर छोड़कर कहीं चले तो नहीं गए। वक्त सुबह के 12 बजे का हो गया था। घर में मुझे ढूंढा गया था। दरवाजा अंदर से बंद था तो पिता ने दरवाजे को तोड़ डाला, लेकिन मैं कमरे में मौजूद ही नहीं था। क्या बताता उन्हें, मैं दूसरी दुनिया में गया था। वहां जाने का रास्ता आसान नहीं होता। एक डीमन मुझे अपने साथ लेकर गया। अगर मैं अपनी मां को, अपने पिता को ये बताता और वो इस पर यकीन करते, शायद वो इस घर को ही छोड़ देते। लेकिन घर छोड़ने से कोई खास फायदा नहीं होता क्योंकि अब वो हमेशा के लिए जा चुका है। आंखों में थोड़े आंसू भी थे, इसीलिए मैंने कहा मैं बेड के नीचे छिप गया था। मेरे पिता ने कहा मैंने तो हर जगह चेक किया था, बेड के नीचे तो तुम नहीं थे। मैंने कहा पिताजी आपको थोड़ी गलती लगी होगी, मैं नीचे ही था, सोया हुआ था। मेरे माता पिता को मुझ पर यकीन नहीं था, लेकिन कोई ये कैसे बता पाता बंद कमरे में मैं कहाँ गया? इसीलिए मेरी बात पर सबको यकीन करना पड़ा। यह बात ठंडी होने में 2 से 3 दिन लग गए। सवाल तो मुझसे पूछे जाते रहे, घर में पुलिस भी आकर गई थी, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सुलझ गया, पहले जैसा नॉर्मल हो गया। लेकिन मेरे लिए नहीं। मेरा दोस्त अब बेड के नीचे नहीं था। अकेलेपन का एहसास उस कमरे में होता। डीमन था वो, एक दुष्ट आत्मा, जिसे सब दुष्ट आत्मा ही कहते हैं, लेकिन मैं उससे बातें करना चाहता था। वो उस बेड से निकलकर बाहर नहीं आया। मैं बस हर रोज नीचे की तरफ देखता। कई दिनों तक मैं ऐसा करता रहा और मुझे लगने लगा शायद ये मेरी यादों का हिस्सा बनकर ही रह जाएगा। लेकिन एक दिन दोबारा मैं बेड के नीचे घिसट कर गया था। मुझे लगा था शायद मैं उस दुनिया में ही जा पाऊं, लेकिन वो दरवाज़ा मैं नहीं बना सकता था, वो सिर्फ वो डीमन ही बना सकता था। टॉर्च लेकर गया था और मेरे बेड के नीचे कुरेद कर साफ लिखा गया था, मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं करीब ही हूं, जब समय आएगा मिलने आ जाऊंगा। बस फिर क्या था, मुझे बहुत खुशी हुई। आखिरकार एक उम्मीद थी, समय आएगा जब मेरा दोस्त मुझसे मिलने ज़रूर आएगा और मैं ये किसी को नहीं बताऊंगा कि मेरा दोस्त एक डीमन है। क्या आप इस पर यकीन कर पाएंगे? आपके लिए हो सकता है ये एक डरावनी और खौफनाक कहानी हो, लेकिन मेरी आप बीती मेरे लिए एक अच्छी यादों की तरह है। मैं उस दुनिया को भी बुरा नहीं कहूँगा जहाँ पर मैं जाकर आया था, दोस्त बनाकर आया था और एक पक्का दोस्त जो शायद कभी मुझसे मिलने आए। मैं आज भी इंतज़ार कर रहा हूँ।